हेल्प भी एट टाइम्स मिलती थी, एट टाइम्स नहीं मिलती थी. सो दैट वाज अ वर्स्ट फेज दीज कश्मीरी पंडित्स हैव फेस्ड. वो निकलने के बाद हिंदू टीचर्स का तो एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ा. जैसे ही शाम हुई लाइटें बंद. समहाउ वो रात को तो मैंने ब्लैकआउट्स देखे और मैंने देखा फायरिंग हो रही है, फायर की आवाज़ें आ रही हैं, कानों में गूंज रही हैं. एंड सो वी वर जस्ट थिंकिंग वेदर क्या हम सुबह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे. किसी तरीके से बैकडोर से आता गया. तो राशन पानी जो बड़े थे उन लोगों को पता चल गया था अब आगे क्या होगा. तो मिलिटेंट्स डिफरेंट है कीर्ति, एंड कश्मीरी मुस्लिम्स अलग. दीज मिलिटेंट्स हैव नो रिलीजन, दे डोंट हैव एनी रिलीजन. जो कश्मीर में मुसलमान हैं उनका मोदी जी के लिए क्या सोचना? दे रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, डरते भी हैं. नमस्कार दोस्तों, आज द अननोन इंडिया में हम बात करने वाले हैं मिस बिंदु कौल से, जो कि एक ऑथर हैं, एजुकेटर हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं. बिंदु कौल जी का बचपन का काफ़ी मेजर पार्ट बीता था कश्मीर में, कश्मीर के श्रीनगर में. और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों ने 1990 में एक्सोडस में क्या क्या फेस किया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसी रही. बिंदु जी, आपका स्वागत है. धन्यवाद, थैंक यू. तो आप सबसे पहले हमें अपने बचपन के बारे में बताइए. बचपन मेरा हर वक्त कश्मीर की वादियों में ही रहा है. और शुरू में येस आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट हमारा आना जाना कश्मीर में, लोगों से मिलना, वादियों में रहना काफ़ी कॉमन रहा है. उन दिनों का वातावरण और आज के वातावरण में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो तो हम समझ सकते हैं. वहाँ जाना और आपस में लोगों के साथ मिलजुल के रहना, मुस्लिम्स और हिंदू में कोई भेदभाव नहीं था. ये आप 1990 से पहले की बात बता रही हैं? हाँ, 80s और 90s तक मैं आपको बता रही हूँ. दैट वाज द फेज़ जब हमारा कश्मीर जाना, वहाँ रहना, अपने घर में रहना और ख़ासकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ रहना और फ्रेंडशिप करना उनके साथ, इट वाज अ वेरी कॉमन फैक्टर. और ना कोई भय था, ना कोई फेयर फैक्टर था फ्रेंड्स, और ऐसा कुछ नहीं लगता था कि हम अलग हैं उनसे. तो रिलीजन एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं था? उन दिनों रिलीजन वाज नॉट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. हम सब मिल के रहते थे, हम सब एक साथ खेलते थे, एक दूसरे के घरों में खाना खाते थे और कोई भेदभाव नहीं था ऐसा. इनफैक्ट मैं जब भी ऑटो लेती हूँ वहाँ पे तो वो बोलते हैं कि आप लोग क्यों हमें छोड़ के चले गए बिंदु मैडम. मीन्स हम मीन्स जो हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित्स, क्यों हमें आप लोगों की बड़ी याद आती है. बिकॉज ये बहुत कम लोगों को शायद पता है कि दे हैव ऑल्सो सफ़र्ड. उन्होंने भी बहुत सफ़र किया मैम. उनकी सफरिंग क्या थी? उनकी सफरिंग थे लॉस ऑफ जॉब, डिस्क्रिमिनेशन, यूथ वांटेड टू डू समथिंग कुड नॉट डू. क्या रीजंस थे इसके? रीजंस वही उस वक्त वही पॉलिटिकल रीजंस थे. ये नहीं बड़े हैं तो अच्छा, जिन्होंने सपोर्ट किया है हिंदुओं को तो उन्होंने क्यों सपोर्ट किया, दे वर क्वेश्चन्ड. बहुत सारी अंदर की चोट पहुंची है मुस्लिम्स को, वहाँ के बच्चों को आगे नहीं बढ़ना, कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स. आप सोच सकती हैं जब एक डिस्ट्रप्शन होता है पॉलिटिकल तो हर फील्ड में उसका इफ़ेक्ट होता है. स्कूल्स में इफ़ेक्ट होता है, अपब्रिंगिंग में होता है, और एक अंदर से भेदभाव खड़ा हो जाता है जिससे एजिटेशंस होती हैं. यूथ एजिटेशंस भी हुई हैं और अभी भी एजिटेशन है, जहाँ तक मैं अपने दोस्तों से सुनती हूँ. सो ये चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स उन्होंने बड़ी अपने बिजनेस में प्रॉब्लम फेस की है. पूरा देश हिल जाता है इन चीज़ों से. तो टूरिज़्म केम टू अ हॉल्ट. टूरिज़्म ही मेन ब्रेड एंड बटर है वहाँ पे यूथ का, श्रीनगर में. तो वो ही हॉल्ट हो जाए तो आप बताइए, डिस्ट्रप्शंस, जेलसी, पुलिंग डाउन, भेदभाव क्रिएट करना पॉलिटिकली, आपस में सब कुछ ठीक होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाए. अच्छा, तो ये चीज़ें वहाँ पे थी और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी वहाँ पे.
Education was the main problem they faced, and earning was the main problem they faced. एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्यों हुई? क्या वहाँ पर स्कूल्स नहीं थे? स्कूल्स तो थे, लेकिन चलाने में प्रॉब्लम, टीचर्स नहीं थे? टीचर्स भी थे, लेकिन चला बताइए ना व्हाट ऑल कैन टेक प्लेस जब वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो। टीचर्स थी मगर वही था, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है करप्शन भी आने लग गई थी हर फील्ड में, हर चीज़ों में। और क्या कुछ डर भी था कि अगर हम पढ़ाने जाएंगे टीचर्स को? यू कॉट द नर्व। डर भी था वहाँ पे बाहर निकलने के बाद क्या होगा। क्या टीचर्स हिंदू थे वहाँ पे? हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी, दोनों कम्युनिटीज? दोनों कम्युनिटी से थे, ज़्यादातर हिंदूज से थे। जब वो चले गए तो ऑब्वियसली वो भी एक फैक्टर था। तो वो निकलने के बाद हिंदू टीचर्स का तो एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा। और कई लोग दिल्ली आ गए, कई लोग डिफरेंट सिटीज़ में। अब ये भाग गए नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत थी, प्रॉब्लम्स काफ़ी आ गई थी जिसका मैं जिक्र डायरेक्टली नहीं कर सकती हूँ। वुमेन ओरिएंटेशन प्रॉब्लम्स आ गई थी, हर चीज़ को। हाँ, नेचुरली औरतें जब बाहर ही नहीं निकल आ पाएंगी घर से सेफली, अब आप समझ रही होंगी, तो लड़कियों को बाहर भेजना, मुस्लिम लड़की हो या हिंदू, बाहर भेजना, एक घर से बाहर भेजना, या कमाने के लिए बोलिए, या पढ़ाने के लिए, या पढ़ने के लिए, तो वो एक सपोर्ट जो था हिंदू मुस्लिम्स का वहाँ इफ़ेक्ट कर गया। आपस में जो भाईचारा था वो टूट गया। तो 1990 से पहले काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण, बहुत शांतिपूर्ण, आपस में प्यार भी था। आपस में प्यार था। मैं कहती हूँ ना, हम एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे, घरों में फ्रीली बैठते थे। पर 1990 के बाद ऐसा वहाँ प्रॉब्लम, अब न्यू स्टार ऑपरेशन के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा। उस दौरान जब मस्जिद जल रहे हैं, कोई हिंदू के मंदिर जल रहे हैं, बाहर देखो आप चलो तो मतलब ना फायरिंग हो रही है, साइरेंस बढ़ रहे हैं, आप वो वातावरण था। रात को लाइटें ऑफ, वी कुडंट स्विच ऑन द लाइट्स, हम डक करके बैठे होते थे कि ताकि हमारे मूवमेंट कोई दुश्मन ना देख ले और शॉट फायरिंग ना हो। तो मैंने तो वो भी देखा है कि दूसरे दिन सुबह उठ के अगर कभी हम बाई चांस उठते थे कि वहाँ चप्पलें पड़ी हुई होती थी मंदिरों में, साफ पता चलता था यहाँ लोगों को मारा गया। ऐसी चीज़ें मैंने देखी। ये 1990 में ही हुआ था? हाँ जी, 1990s टूवर्ड्स द एंड। तो एंड उसके बाद वही जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तब जो ये प्रॉब्लम्स हुई हैं तो लोगों को निकलना पड़ा। दे वर फोर्स्ड टू लीव एंड देयर आर वेरियस वेज दे वर फोर्स्ड टू लीव। वुमेन वर नो मोर सेफ। काफ़ी लोग हंसते भी थे कि दूसरी कम्युनिटी के आप तो दिल्ली में आई हैं वापस, अरे तुम तो भाग के आ गए। तो भाग के नहीं आए हम। जब फैमिली के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है तो सब सरेंडर करते हैं। आप उस रात की बात बता सकती हैं जब 1990 में मस्जिदों में? को बस उस रात में को इतना याद है, मैं अपने घर में थी जहाँ अपने कज़न्स के यहाँ मैं गई हुई थी फॉर वेकेशन। गए थे हम 1 महीने के लिए, आई थिंक नहीं 15 दिन के लिए, और वापस हम आए हैं आफ्टर 2 months बिकॉज देयर वाज नो वे टू मूव आउट। ट्रांसपोर्ट कट ऑफ? ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली कट ऑफ था। एंड पीपल हु हैड आस्क्ड मी ओके यू गो एंड एन्जॉय इन कश्मीर, दे वर रिपेंटिंग। माई पेरेंट्स वर देयर क्राइंग व्हाई डिड वी सेंड हर। तो वहाँ पे इवन सिनेमा हॉल्स में सेफ नहीं होते थे हम लोग। वहाँ जाना है तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर मैनरिज्म, सर ढकना है, एंड मुस्लिम गर्ल्स विल वेयर बुरखा ओवर देयर। सो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टनेस थी और नैरो माइंडेड, पर करें क्या, टाइम ही ऐसा, यू हैव टू गो विद टाइम। और आप कहीं भी ऐसा लगने लगता था उन दिनों कि हम सेफ हैं। मतलब वो जब फेज़ आया, तो समहाउ वो रात को तो मैंने ब्लैकआउट्स देखे और मैंने देखा फायरिंग हो रही है, फायर की आवाज़ें आ रही हैं, कानों में गूंज रही हैं। एंड सो वी वर जस्ट थिंकिंग वेदर क्या हम सुबह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इतना डर था, इतना डर था, इतना माहौल ऐसा था। इट वॉज जस्ट लाइक अ मिनी वॉर गोइंग ऑन।
एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड उसके बाद हम आ गए, किसी तरीके से हम बस से निकले। उसी हाँ। टाइम पे या नहीं, उसके बाद मैंने कहा ना 2 महीने तो 2 लग महीने गए लगे। हमें निकलते टू फाइंड आउट अ वे। एंड माय अंकल ही हेल्प्ड अस, यू प्लीज टेक हर आउट समहाउ। बस से निकले हम जम्मू तक, वो भी हमें पता नहीं था हम जम्मू पहुंच पाएंगे कि नहीं। पहुंच गए हम, और देयर माय मासी heaved a sign of relief, yes we have reached। तो जब तक आपको बस नहीं मिली थी, अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, तब तक आप कैब अपने में। घरों में कन्फाइंड कन्फाइंड थे, राशन पानी इसका वो इंतजाम सारा कैसे हुआ? किसी तरीके से बैकडोर से आता गया, तो उसमें जो वो पहले ही ले लिया गया था। तो पहले से अंदेशा था कि ऐसे हाँ होने वाला हाँ है, बिल्कुल, तो राशन पानी जो का बड़े इंतजाम थे उन करके लोगों को रखा। पता चल गया था अब आगे क्या होगा। अच्छा। तो पहुँचे अब हम जम्मू में भी आधे रास्ते से कैब लिया। एंड अल्टीमेटली द नेक्स्ट वी थॉट वील टेक अ ट्रेन, विच डिडंट हैपन। ट्रेन के लिए यू हैव टू गेट इट बुक्ड, बुकिंग सब कोलैप्स थी, you know। अच्छा। फिर वहाँ से फिर हम निकले, फिर से एक और साधन लिया, पकड़ा, जम्मू में एक रात रहे। और जो वहाँ लोग थे उनका बहुत काफ़ी लॉस हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट द हिंदू पंडित्स ओवर देयर। वो वहाँ से निकले तो दे जस्ट दे वर बेयर फीट, यू कैन से, चप्पलों में ऐसे करके निकले। They एकदम couldn't से ca- निकलना पड़ हाँ गया जी, होगा। और दे couldn't carry the valuables from there, वो नहीं ले पाए। और फिर उसके बाद बीच में एक फेज़ आया where it was declared that you can go back and collect your things। ये उस- कितने समय के बाद था? ये 3 साल बाद। अच्छा। So they came back, most of my cousins came to Delhi। In fact, we offered each other our houses so that they can make a new beginning। ओके। So that was another transformation period। तो वो आए हमारे वहाँ पे, और फिर उन्होंने रहा, like my parents gave 1 floor to one of my cousins, entire family। They started searching for, they went back to get their degrees and all those things which were important। और भी कई चीज़ें किसने क्या लिया वहाँ से, but they had to leave behind the beautiful shawls, the beautiful carpets they had at home, the wealth they had their home, वो उन्हें छोड़ना पड़ा। वो बाद में then again they went and how they collected। वो I घर don't know। इंटैक्ट मिले वापस? नहीं, टूटे हुए भी वैंडलाइज थे टूटे हुए भी थे। और सामान भी निकला हुआ था, चोरी किया गया था, रैंसैकिंग हुई थी। जब आप 2 महीने तक श्रीनगर में फंसे हुए थे, तो उस समय दिन कैसे होता था? हाउ वुड यू पास द डे? फीलिंग क्या होती थी? क्या कांस्टेंट फियर था कि कोई भी आकर हाँ मार जी, देगा? वो हम उस वक्त शुरू में तो ये था भी कोई भी आ सकता है, तो दरवाजे सारे बंद करके अपनी तरफ से। जबकि मैं जहाँ रह रही थी, जहाँ मुझे पनाह मिली थी, वहाँ पे वो मेन रोड पे था बिल्कुल। बट देन ठीक है, फिर वी यूज्ड टू प्रे। कांस्टेंट फियर होता होगा। बिल्कुल ना कुछ। और क्या रात को आप तब तक बत्ती लाइट जैसी शाम हुई, लाइटें बंद। 2 महीने तक अंधेरे में रहे? ऐसे ही थे। दिन में हुआ तो अलग चीज़ है, और बाहर भी अगर निकलना है तो आदमी निकलते थे, एक आधा घर का अगर कुछ लेना है, वो भी एक फेयर ही था। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत हुए होंगे। जिन लोगों को, दोज हु आर फाइंडिंग दिस टू मच, उनको मेंटल इश्यूज हुए, सारा डिलेमा में चले गए वो लोग। थोड़ा सा ब्रेन वाइज ऑल्सो दे डिटोरिएटेड, दे वर जस्ट थिंकिंग नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। कई घरों में लड़कियां यंग थी, जॉब कर रही थी, वो भी छोड़ के बैठ गई। एंड उनके अंदर क्या हुआ होगा कि भाई आज अब हमारा क्या है फ्यूचर, अगर हमें इस कमरे में बंद कर दिया जाए हम कैसे फील करेंगे। कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। हेल्प भी एट टाइम्स मिलती थी, एट टाइम्स नहीं मिलती थी। सो दैट वाज अ वर्स्ट फेज दिस कश्मीरी पंडित्स हैव फेस्ड। एंड जो लोग ये बोलते हैं आप लोग तो ऐसे ही आ गए डर के मारे, कईयों ने डरपोक भी बोला। ये शब्द सुनना कितना बुरा लगता होगा उस हाँ, समय पे। ओपन, हाँ कि एक तो सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, अपने घर छोड़कर आने पड़े, हाँ। और ऊपर से ऐसे शब्द सुन रहे हैं कि डरपोक, भगोड़े। हाँ, भगोड़े। एंड सरकार से मिला सपोर्ट बाद में, ऐसा नहीं है। हमारे को रिफ्यूजी कैंप्स इन लोगों को मिले गए जो दिल्ली में नहीं रहते थे, व्हेन दे मूव। सो रिफ्यूजी कैंप्स भी आई वुड से इट वाज अ रिलीफ, एंड
मगर वहाँ भी कंपटीशन रहता था राशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। जिनके पास था थोड़ा बहुत पैसा, दे समहाउ मैनेज्ड इन लोकल स्कूल्स। और रिफ्यूजी कैंप्स में भी मैंने सुना था बाद में स्कूल्स एजुकेशन की भी हुई थी। रेफ्यूजी कैंप्स कहाँ कहाँ पर थे? एक जम्मू तो में? लाजपत नगर में, आप दिल्ली में की बात था। बता रही हैं। हाँ जी, एक हो गया जम्मू में था। अच्छा। जम्मू में तो सपोर्ट ज़्यादा मिला क्योंकि वहाँ ज़्यादा जेंट्री थी हिंदूज़ की, तो दे गॉट गुड सपोर्ट। बट येस, दे ऑल्सो हैड टू आप सोचिए, आपको लाइन बनानी पड़ रही है राशन के लिए, आपको लाइन बनानी पड़ रही है अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। सो एंड इट वॉज लिटिल डिफ़िकल्ट ऑल्सो टू गिव चिल्ड्रन गुड हेल्थ एंड गुड एनवायरनमेंट। और वहाँ एक जगह मिली है जहाँ उन्होंने मैट्रेसेस लगाए हुए हैं शुरू में जब आए, और वहाँ अपना कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहीं खाना बना रहे हैं। सो हाइजीनिक वाइज जितना भी, हाँ, सैनिटेशन हाइजीनिकली थोड़ा डिटोरिएशन तो था ही, जो आप अपने घर में कर सकते हैं और बाहर कर नहीं सकते हैं। जो रेफ्यूजी कैंप उस टाइम बना था दिल्ली में या फिर जम्मू में, वो अभी भी हैं या लोग निकल चुके हैं वहाँ से? नहीं, कुछ लोग हैं, दे आर स्टिल गेटिंग एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या उनके लिए पक्के घर बनाए गए हैं या टेंट्स ही हैं? नहीं, टेंट्स तो अब हट गए हैं। नाउ दे हैव प्रॉपर, दिल्ली का तो मुझे पक्का है, एंड अभी भी वहाँ काम चल रहा है, एंड पीपल आर मूविंग अहेड टू हेल्प देम, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ कश्मीर से, श्रीनगर से, तो जो यूथ था, हाँ जो जी, वहाँ के जवान बच्चे थे, उनके ऊपर उसका बहुत ही गहरा असर हुआ हो। हाँ जी, एक तो यूथ का जो अगर मैं बताऊं तो इट इज़ अलग अलग फेजेस में यूथ होता है, ठीक है ना। मैं स्कूल की बात करती हूँ कि हाँ, उसके बाद स्कूल जाने का इंटरेस्ट बच्चों में कम आ गया, और कुछ पेरेंट्स एफर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स मेनली, दे वर नॉट एबल टू afford the education of the child, and mentally after the children saw all this effect was very drastic, because future पता नहीं था अब हमको, अब हम आगे क्या करें। जब स्कूलों में प्रॉब्लम्स हैं, कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स नहीं आ रही है, फेयर है कि अब हम वहाँ जाएंगे अंदर तो क्या होगा। क्या कोई वार्निंग्स थी उस टाइम कि आप कॉलेज नहीं जा सकते हो? ज़रूर थी वार्निंग। चिल्ड्रन वर बीइंग इन्फॉर्म, पेरेंट्स वर बीइंग इन्फॉर्म, सो दे वर इन टू माइंड्स कि भेजें या ना भेजें। ये वार्निंग्स मिलिटेंट्स ने दी थी? वार्निंग्स तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी देता था। गवर्नमेंट मना कर रही थी कि आप स्कूल मत नहीं, भेजो? उन्होंने ये नहीं बोला था। दे वर गिविंग अस कि येस, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सो बी अलर्ट। अच्छा, दीज काइंड ऑफ वार्निंग्स आई नीड। और जो दिख रहा था वहाँ पे, पेरेंट्स भी सब देख ही रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द सिटी, सो दे वर रिलक्टेंट टू सेंड देयर चाइल्ड, स्पेशली गर्ल्स। और जो थोड़े बड़े बच्चे थे, जो बच्चे कॉलेज में बड़े जाते थे, हाँ, जो कॉलेज में जाते थे, कॉलेज में तो वैसी स्टडीज डिस्टर्ब हो गई थी, और उनको यही था कि भाई हम कॉलेज तो जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या, फ्यूचर का कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कल क्या होगा। अब आगे हम क्या परस्यू करेंगे, आगे की एजुकेशन है भी या नहीं है। और ऐसा भी हुआ होगा कुछ बच्चे फाइनल ईयर में होंगे, एग्जाम्स नहीं दे पाए, उनकी पढ़ाई छूटी गई। यस, और शायद वो रेफ्यूजी कैंप्स में आगे परस्यू उन्होंने कंप्लीट किया, वहाँ उनको सपोर्ट मिला था। अच्छा, वहाँ बाद में वो कई लोगों ने जो डिग्रीज ले ली थी, दे शिफ्टेड टू अदर सिटीज एंड समहाउ गॉट जॉब्स। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, दे वर वेरी ब्राइट। ओके, दे वर वेरी ब्राइट। कुछ का मन हट गया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आगे, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ लोगों ने सिटीज़ में आगे शिफ्ट किया, अलग अपना फ्यूचर बनाया। अच्छा, जो लोग वहाँ से माइग्रेट हुए, हाँ, उनमें से कुछ लोग के रिश्तेदार होंगे दूसरे शहरों में जहाँ पर वो चले बहुत सारे, और उन्होंने सपोर्ट किया। बहुत सारे, बट कुछ ऐसे हमने भी तो सपोर्ट किया था। पर काफ़ी लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनकी कोई रिश्तेदारी या दोस्त नहीं होंगे बाहर, जो रेफ्यूजी कैंप्स में गए। वहाँ से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया ज़्यादातर ने, या फिर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स मिली? वो भी मिली,
गवर्नमेंट जॉब्स में गवर्नमेंट भी? ने भी सपोर्ट किया और उन्होंने अपना भी काम किया. सम वेंट बैक टू कश्मीर, उधर उन्होंने अपना काम फिर शुरू किया, इसीलिए वो वापस गए वहाँ पे. अच्छा. तो उनकी चीज़ें वहाँ थी, घर वहाँ था. सम टुक द प्लंज टू गो बैक. कुछ डर नहीं वापस लगा गए उन्हें थे. वापस जाने में? अब जब अपनी मिट्टी याद करती है तो फिर कई लोग ले लेते हैं रिस्क. चलो ठीक है, लेट अस गो एंड सी. एंड डिड दे. जो आजकल वहाँ आए ये वही तो हैं. कि जब कश्मीरी पंडित जो रेफ्यूजी कैंप्स में चले गए थे या बाहर चले गए थे, जब वो वापस परमानेंटली सेटल होने के लिए कश्मीर गए, तो उनके साथ कुछ गलत हादसा हुआ या कुछ नहीं, उनको डराया in fact, धमकाया गया? इनफैक्ट दे वर वेलकम्ड बाय मुस्लिम्स. काफ़ी भाईचारा और काफ़ी एक दूसरे को संभालना कि आप क्यों गए, हमारे साथ ये हुआ. एज आई सेड, मुस्लिम्स के साथ भी कुछ खास नहीं हुआ, उनके साथ भी बुरा हुआ. दे ऑल्सो लॉस्ट इन वेरियस फील्ड्स. उनके लिए जिन लोगों मुश्किल था उनके लिए भी, क्योंकि हम लोग सपोर्ट थे उनका. वी वर ऑल टुगेदर. और अब वो जब अकेले हो गए तो फिर नेचुरली, और वो भी उस एनवायरनमेंट में जब मिलिटेंसी हो गई थी शुरू. तो जिन मिलिटेंट्स ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया कह कर कि यहाँ पर हम राज करेंगे, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करी? उन्होंने नहीं की. वो और क्यों उनकी अपनी करते? कम्युनिटी के लोगों ने भी सफ़र किया. हाँ जी. तो मिलिटेंट्स डिफरेंट है कीर्ति, एंड कश्मीरी मुस्लिम्स अलग है. दीज मिलिटेंट्स हैव नो रिलीजन. दे डोंट हैव एनी रिलीजन. बस रिलीजन के नाम पर भगा दिया. भगा देते हैं और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. और वातावरण जो है वो शांतिपूर्ण है. शांति है. अभी तो वहाँ शांति है. बीच बीच में ये जो पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं. दैट कैन हैपन एनी टाइम. बट वी डोंट वांट टू लीव कश्मीर. व्हाई शुड वी लीव कश्मीर? तो वैसे जब आप जाते हो तो वहाँ बहुत हारमोनियस आराम से. एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू. आई एम टेलिंग यू, मैक्सिमम ऑफ माई फ्रेंड्स ओवर देयर वो मुस्लिम्स ही हैं. अगर हम ये बोलें कि जड़ों में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है ऊपर से बनाई गई, तो ये सच होगा? ये सच होगा. तो अगर आपको मैसेज देना हो एक हिंदुस्तानी को, एक इंडियन को कश्मीर जाने के बारे में, तो वो क्या होगा? आप ज़रूर जाइए. आप ही का है वो. एवरी पार्ट ऑफ कश्मीर इज़ आवर्स. वेदर वी आर मुस्लिम्स और वी आर हिंदू, वी आर वन. So let's fight for it together. मेरा अपने एक्सपीरियंस रिगार्डिंग फेयर फैक्टर या सेफ्टी ये रहा है कीर्ति, दैट मैं अब ना ऑलमोस्ट 4 साल से जा रही हूँ कश्मीर जा रही हूँ. और वहाँ मेरी सारे होटल्स जो हैं मुस्लिम्स ओनर्स हैं, और जो मेरा ट्रांसपोर्ट देखते हैं सब ऑल आर मुस्लिम्स. एंड बिलीव मी, आज तक nobody has done anything that way to disturb me or something. Full respect. ऑफिसेस में तो मैं आप लोगों का ये जो आप सुनते हैं, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बिंदु तुम किस होटल में रही थी, तो हमें भी वही होटल दे दी. वहाँ सब सेफ़ है. अरे बाबा क्यों सेफ़ नहीं है? दे आर जस्ट लाइक अ ब्रदर्स. आप वहाँ किसी भी समय निकल सकती हैं. हाँ, मेरा ऐसा होता था जिस होटल में दोनों बार मैं रही हूँ, तो वहाँ पे क्या है, डिनर नहीं सर्व होता था. तो आई यूज टू वॉक डाउन एंड मूव अप टू द रेस्टोरेंट एट नाइट अराउंड 9:30 और सो टू द डिफरेंट रेस्टोरेंट टू हैव माई डिनर. मैं जाती थी और वहाँ पे काफ़ी पुलिस एंड ऑल सब पूरा सिक्योरिटी का हिसाब है कश्मीर में. इवन यू हैव टू गो टू एयरपोर्ट जाओगे वहाँ भी वो रोकते हैं. डर का माहौल नहीं? डर का माहौल नहीं है. जब पलायन हुआ हाँ और कश्मीरी पंडित नई नई जगहों पर गए, तो इन नए शहरों ने, नई जगहों ने, नए लोगों ने आपको अपनाया या कुछ मुश्किलें भी आई? इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं कीर्ति. एक तो कई लोग जो सोचते थे कि हम उन पे बोझ हैं, है ना, और क्या पता उन्हें कुछ पॉलिटिकली इफ़ेक्ट हो, कि उनके अगेंस्ट हो जाए कोई, कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं. तो वो ऑब्वियसली दैट इज़ रॉन्ग, और वो भी हुआ था. और कुछ लोगों ने खुलेआम हाथ फैला के हमें एकदम एक्सेप्ट किया
पर जनरल पब्लिक का क्या रवैया था? हाँ, मैं बताती हूँ। जनरल पब्लिक का यही था कि कहीं हमारे ऊपर, जो मैंने पहले कहा शुरू में, एक कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए। भाई आप कश्मीर से आए हैं, ठीक है ना, जो डिस्टर्ब्ड सिटी थी, स्टेट था उन दिनों, कहीं ऐसा ना हो कि उसका इफेक्ट हमारी फैमिली। तो ये चीज़ें भी कई लोगों के दिमाग में थी, भाई हम क्यों रखें, लेट देम, यहाँ पे तो रिफ्यूजी कैंप है, आप जाइए ना वहाँ। तो अगर कोई किराए पर रहना चाह रहा था तो भी नहीं देते थे? नहीं देते थे। मैंने कहा ना, 2 फैक्ट्स हैं, फैसेट्स हैं इसके, 2 आंसर्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किन से मिले, किन से हेल्प मांगी। गवर्नमेंट की हेल्प तो थी, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है ना, गवर्नमेंट में भी लिमिटेशन है, हाउ मेनी पीपल दे कैन अकोमोडेट, बट दे वर अकोमोडेटेड, देयर एजुकेशन वाज टेकन केयर ऑफ। ऐसे आपकी कुछ कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं हर शहर में जहाँ पे भी कश्मीरी पंडित हैं? कोशुर, हमारा कोशुर समाचार है जो सब कुछ बताता है। वहाँ मैट्रिमोनियल्स छपते हैं, इंफॉर्मेशंस छपती हैं, और भी एक आधा मैगजीन्स हैं, एंड बुक्स लिखी गई हैं। कई लोगों ने 80s में दे हैव रिटन सो मच अबाउट कश्मीर। सो हमने अपना कल्चर छोड़ा नहीं है, और हम वापस बार बार अपने रूट्स में जाते हैं, ताकि कोई ऐसा फंक्शन है, कल्चर, आई टीच माई डॉटर, आई लर्न फ्रॉम मदर। सो ये चीज़ें हैं। और जो आप जनरली देखती हैं बाकी बच्चों को, हाँ, तो क्या एक परसेप्शन है, दे वांट टू गो बैक टू कश्मीर, लर्न मोर अबाउट इट, कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर ही अब कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं। कश्मीर जाने से फेयर फैक्टर इज स्टिल, लाइक मैं तो कह रही हूँ कि मैंने घर बनाना है वहाँ, आई एम टेकिंग द प्लंज। अब उनका क्या है, ये तो एक पूछने वाली बात है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपके हिसाब से 1990 के मास एक्सोडस के लिए, कश्मीरी पंडित्स की किलिंग के लिए जिम्मेदार कौन था? वहाँ की सरकार, आतंकवादी, पाकिस्तान या लोकल्स? मेरे को तो यही लगता है कि सरकार रिस्पॉन्सिबल थी। अगर वो थोड़ा सा सोचते पार्टी को छोड़ के कि हम लोगों को कैसे संभालें, वहाँ के अपने इस ब्यूटीफुल स्टेट को कैसे संभालें, ना कि उन लोगों ने बेसिकली अपनी पार्टी के बारे में सोचा। अगर वो इधर इस तरफ सोचते तो एक फेथ आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो आता और काफ़ी चीज़ें अवॉइड हो सकती। तो ये पलायन नहीं होता अगर सरकार सोच लेती और टाइमली एक्शन टाइमली एक्शन होता तो ये नहीं होता, मगर ये डेस्टिन था। कहीं पर सरकार की सेल्फिशनेस थी। क्या वो मिलिटेंट्स के साथ भी मिले हुए थे, उनकी मिली भगत थी? ये मैं नहीं बता सकती। दिस एट दैट टाइम आई वाज यंग, सो मैं इतना कुछ नहीं, डिस्कस भी नहीं होता था घर में। क्या कश्मीर के बारे में डिस्कशन होती थी? कश्मीर के बारे में डिस्कशन होती थी। बच्चे पूछते थे फलाने का क्या हुआ, ऐसे क्यों भागे, तो वो हमें समझाया जाता था इन अ वेरी डिप्लोमेटिक वे। क्या बोलते थे पेरेंट्स? बोलते थे सब ठीक हो जाएगा, वो सेफ है। डिटेल नहीं बताते? डिटेल नहीं बताते थे। जैसे मैंने कहा ना, मुझे भी डिटेल नहीं पता थी। आर्टिकल 370 को हटाया गया, इसको आपने या कश्मीरियों ने किस तरह से देखा? कुछ नहीं पॉजिटिव, कुछ नहीं नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहा? यही रहे कि इट कुड बी अ रिलीफ फॉर पंडित्स एंड द कंट्री। और नेगेटिव? नेगेटिव तो नहीं, ज़्यादातर पॉजिटिव ही थे। मैं अगर सही हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव ही थे। मे बी सम फेल्ट इट्स अ रिलीफ। आपकी कम्युनिटी में कभी इस तरह का डिस्कशन हुआ जब आर्टिकल 370 रिवोक कर रहे थे? हर घर में। क्या डिस्कशन चल रहा था? हर सिचुएशंस, हर, आप शादी पे जाते थे उन दिनों तो वही डिस्कशन होता था, और गेट टुगेदर्स में यही डिस्कशंस होते थे। और जब ये अब इसको हटे हुए कुछ समय हो चुका है, अब क्या लगता है ये सही स्टेप था कि इसे हटाया गया? हाँ, कुछ लोग तो सोचते हैं कि ये सही हुआ, और कुछ लोग जब आया था तो तब बहुत खुश थे। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इसके लिए कंप्लीट वोटिंग नहीं दे सकते। बीजेपी की गवर्नमेंट को पॉजिटिवली देखा जाता है कश्मीरियों में, हाँ, कश्मीरी पंडितों में स्पेशली, और बड़े खुश भी होते हैं जब मोदी जी आते हैं। पता है, कश्मीर, जो कश्मीर में मुसलमान हैं, उनका मोदी जी के लिए क्या सोचना है? दे रिस्पेक्ट हिम,
रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, डरते भी हैं एंड टुवर्ड्स द एंड दे थिंक दैट ही इज़ द बेस्ट फॉर देम आल्सो। इज इट? या ही इज़ द बेस्ट, अंदर से उन्हें पता है कि वो सबसे अच्छे हैं उनके लिए। और वो सी फॉर हिम एवरीबडी इज़ एन इंडियन, ही हैज़ टू सेव एवरीबडी। तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कहती रहे, जनता को पता है कि क्या अच्छा उनके लिए। यस, उन्हें पता है, बोलेंगे नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं हाँ वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन हाँ। उनको पता है कि इन्होंने थोड़ा बहुत हमारे लिए अच्छा काम किया, विच यू कैन फोरसी और प्रिडिक्ट कश्मीर में क्या होगा अनदर 4 years में। मुझे लगता है वील गेट अ बेटर गवर्नमेंट। पार्टी यू कैन नेम? अनडाउटेडली बीजेपी। बीजेपी। आज के युवा कश्मीरी पंडितों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो बहुत सारे देना चाहती हूँ मैं। सबसे पहला संदेश तो ये, कश्मीर हमारा है, उसे हम ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड वी शुड हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर कश्मीर, प्रोटेक्ट एवरी स्टेट इन द कंट्री इन फैक्ट, एंड visit the place without fear, work for it, try to get an employment there and check on what's happening and यही है। और कल्चर को सेव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अभी तो थोड़ा थोड़ा हम जान रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमारे आगे जो बच्चे हैं वो भी देखें और उसको जानें और सीखें। लैंग्वेज इज़ अनदर, कम्युनिकेशन एक और चीज़ है जो हर चीज़ को ज़िंदा रखती है, तो वो सीखें, बोलें। जो बच्चे अभी आ रहे हैं उन्हें दिखाएं, और विजिटिंग विद योर किड्स ओवर देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कश्मीरी पंडित्स वहाँ हाँ से जी। निकले, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पर छोड़ी, उस प्रॉपर्टी को वापस रिक्लेम करने के लिए अगर आज उन्हें रिक्लेम करना हो तो क्या प्रोसेस है और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मेजर प्रॉब्लम है हम रिफ्यूजीज़ के लिए टू क्लेम व्हाट वी लेफ्ट बैक। कुछ घर हैं जो तोड़ दिए गए रोड प्रोजेक्ट के लिए बिना बताए, उसके लिए भी हम कश्मीरी पंडित्स, मुस्लिम्स भी भागा दौड़ी कर रहे हैं। some officers in Kashmir, DC डिपार्टमेंट आर गुड, और कुछ जो हैं डिले करते हैं इस मैटर को, विच इज़ वेरी पेनफुल एंड इट लुक्स वेरी बैड। सो कुछ हैं जो उसमें से भी पैसा लेना चाहते हैं, वो कई गवारा नहीं करते। हम क्यों दें जब हमारा है, दैट इज़ आर्स, हम क्यों दें। तो कुछ लोगों के केसेस सॉल्व हो जाते हैं और वो रिलीफ कमिश्नर जम्मू के पास जाते हैं, पैसा पता चल जाता है भाई कितना अटका हुआ है उनके पास, फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं। दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। क्यों नहीं करते? दे वांट समथिंग। क्या वो एक्सप्लिसिटली बोलते हैं आपको? इनडायरेक्टली बोला जाता है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन है वही स्ट्रिक्ट एक्शन। हु इज द कंसर्न्ड अथॉरिटी जो ये द एक्शन ले रिलीफ सकती है? कमिश्नर एंड DC डिपार्टमेंट इन कश्मीर। कई लोगों के सारे हिसाब किताब हो गए हैं, पैसा लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट लोगों स्टेप पर आकर अटक रहे हैं। हाँ, कई लोगों ने वहाँ पे केस भी किया हुआ है। कई लोग नहीं करना चाहते, उनके पास पैसे नहीं है, वो एफर्ट नहीं करना चाहते। जो पर इन हक है वो चीज़ों मिलना की- चाहिए पर ना। इन चीज़ों की क्या कोई स्क्रूटनी नहीं होती? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिन लोगों ने क्लेम किया है या जिन्होंने केस किया है वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है? कीर्ति, नथिंग इज़ डायरेक्ट, और वहाँ पे कोई मतलब सिक्योरिटी वाइज कोई लेना भी नहीं चाहता है डायरेक्टली। डायरेक्ट again, एक्शन कोई सामने आकर scared. नहीं करना चाह रहे। स्केर्ड। कई लोग हैं जो 10-10 बार जा चुके हैं, कई हैं वो नहीं जा सकते हैं, ट्रैवल में पैसा लगता है। तो वो So- प्रॉपर्टी जो उनका हक है हाँ, जो है क्या या वो टूट नहीं मिल गया रहा। है, वहाँ मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। सारे पेपर्स इकट्ठे करके भी अगर आप फाइनली पहुँचते हैं जम्मू डिपार्टमेंट में, उधर भी एक्सपेक्टेशंस हैं, कई बार डायरेक्टली बोलते हैं, प्रोबेबली टोटल कॉम्पनसेशन का कोई परसेंटेज। हाँ मांगते हैं। हमें को तो कई बार मन करता है कि वी शुड डायरेक्टली राइट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्शन लेट, नो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो दोस्तों, जब कश्मीर के बारे में हम बात करते हैं
तो दो चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं, वहाँ की वादियाँ और खूबसूरती, और दूसरा आतंकवाद और हमारे मन में बैठा डर। आज के इस इंटरव्यू से जो बिंदु कौल जी ने हमें दिया है, उससे हमारे बहुत सारे भ्रम टूटे हैं। हमें कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी का, असलियत का पता चला है और आगे की पॉसिबिलिटीज़ का भी पता चला है। और इस वंडरफुल इंटरव्यू के लिए मैं बिंदु जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू, मेरे को इतना अच्छा लगा। इट जस्ट वेंट एज अ फ्लो बात करने का अपने लिए, अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में। एंड आप लोग कश्मीर को इतना महत्व दे रहे हैं थ्रू योर प्रोग्राम। थैंक्स। थैंक यू सो मच बिंदु जी फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।